बात कर रहे हैं हम हाइड्रोडायनेमिक की। हाइड्रोडायनामिक, तो यहां पर हम बात करेंगे फ्लूइड इन फ्लो की या इन मोशन की। अगर कोई फ्लूइड मोशन में हो या बह रहा हो, ठीक है, वो एयर भी हो सकती है और कोई लिक्विड भी हो सकता है, कंप्रेसिबल भी हो सकता है और इनकंप्रेसिबल भी हो सकता है, ठीक है। तो यह है आपका हाइड्रोडायनामिक। इसके लिए सब चीजें बदल जाएंगी। जैसे क्या ये पास्कल लॉ के प्रेशर को एचरोजी वाली बात को मानेगा? नहीं, अब कुछ चीजें चेंज होने वाली है, जरा ध्यान देना, ठीक है। अब ये फिर से वही आपके एरिया वाले फॉर्मूले को मानेगा, ठीक है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो हमने कहा आपसे हाइड्रोडायनेमिक क्या है, तो आपने कहा भैया ये फ्लूइड इन फ्लो है। तो किस किस तरीके का हो सकता है हाइड्रोडायनेमिक, टाइप्स क्या है इसके? पहला, स्ट्रीमलाइन। देखो, एनसीईआरटी सबसे पहले स्ट्रीमलाइन से स्टार्ट करती है। स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीम का मतलब समझते हो आप? अगर मैं आपसे हिंदी में बात करूं तो इसका मतलब होता है धारा। धारा का मतलब क्या होता है अब मैं बताता हूं आपको, आपको ध्यान देना है। मैंने आपसे कहा कि एक कंटेनर है या एक बॉटल है, उस बॉटल में लिक्विड भर दो। तो आपने कहा कि भैया लिक्विड जब भरते हैं ना, इसका इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बॉटल का कम है, तो हम लिक्विड भरेंगे तो सही से नहीं भरा जाएगा। तो मैंने कहा कि यहां पर एक, जिस कंटेनर से पोर कर रहे हो ना आप, इसमें उसकी एक धार बनाओ। और ये नॉर्मल सी बात है, आपने सबने देखा है। तो वो धार कुछ क्या कुछ ऐसी बनती है, बताना आप मेरे को, सही है कि गलत है? क्या वो धार ऐसी बनती है कि आगे से चौड़ी और पीछे जाते जाते पतली होती जाती है? बोलो। मतलब आगे जहां से स्टार्ट हो रही है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, और नीचे गिरते 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 पतली होती जाती है, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा ऐसे ही नल को देखो, जो आपका पानी का नल होता है, तो उसमें आप फ्लो तो चला रहे हो पानी का, लेकिन कैसा? स्ट्रीमलाइन। तो स्ट्रीमलाइन का जो फ्लो होगा, मतलब नल बहुत धीमा चल रहा है। आज ही घर जाके आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। ये टॉपिक थोड़ा सा ऑब्जर्व करने वाला है। तो आप देखोगे वो नल से जब पानी निकल रहा था वो ऐसे था। गलत लगे तो टोक देना, ठीक बेटा। जितना नल पतला करते जाओगे वो स्ट्रीम पतली होती जाएगी। ये क्या है? धारा, ठीक है। जब हम, ये तुम देखोगे रोजमर्रा में, जब भी मम्मी वगैरह कोई काम करती है और किसी कंटेनर में ऑयल डालती है, पानी पे तो हम इतना ध्यान नहीं देते क्योंकि पानी इतना महंगा नहीं है, लेकिन तेल है, रिफाइंड ऑयल है या घी है, तो उसकी एक धारा बनाई जाती है, उसकी एक स्ट्रीम बनाई जाती है, ठीक है। तो क्या स्ट्रीम का मतलब है फ्लो करना एक मैनेजेबल प्रोसेस में। अब आप कहोगे भैया स्ट्रीम का तो हमने तभी वर्ड सुना है, थोड़ा सा अलग हो गया, भटक गए हम इससे। जब हम बात करते हैं इंटरनेट की, जब आप इंटरनेट चला रहे हो तो उसे स्ट्रीमिंग कहते हैं, ठीक है। आप स्ट्रीमिंग कर रहे हो, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर रहा हूं मैं, तो इसका मतलब वहां पर करंट क्या बह कर आ रहा है आपके पास? हाँ, उस लैंग्वेज में हम उसे बहना ही मानते हैं। लेकिन कैसे बह के आ रहा है? अगर स्ट्रीमिंग ठीक हो रही है, इसका मतलब फ्लक्चुएट नहीं कर रहा आपका इंटरनेट। अच्छा जी। फिर मैंने आपसे कहा कि अगर कोई भी नल है जिसमें से ना पानी गश आउट कर रहा है, मतलब बहुत तेजी से बाहर आ रहा है, तो आप देखोगे कि वो पानी कुछ ऐसे बाहर आएगा, पूरा फैल जाएगा। मान लो आपने उसके नीचे काफी बड़ी कंटेनर को लगाया, बाल्टी लगाई है बहुत बड़ी, जिसमें आप मतलब सुबह नहाने वहाने का काम हो रहा है, तो भी बाहर फेंक रहा है वो। बाल्टी का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उस नल से कम से कम ये नल का साइज है, बाल्टी का साइज तकरीबन उससे 50 या 100 गुना बड़ा है, फिर भी पानी बाहर तक फेंक रहा है। इसका मतलब वो गश आउट हो रहा है, बहुत प्रेशर से पानी आ रहा है। क्या वो स्ट्रीम है? नहीं, स्ट्रीम नहीं हो। एक के पीछे एक नहीं है, कुछ तो मतलब पीछे वाला पार्टिकल आगे भागने की कोशिश कर रहा है तभी तो फैल रहा है। बात समझ रहे हो? तो वो क्या है? टर्बुलेंस। क्या है? टर्बुलेंस, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा ये एक गर्मियों के टाइम में नदी का बहाव है, ये क्या है? स्ट्रीम। और एक होता है बारिश के दिनों में नदी का बहाव, वो क्या होता है? टर्बुलेंस। तो टर्बुलेंस का मतलब क्या है? जब वो बहाव एक के पीछे एक ना हो, ठीक है। आपकी क्लास असेंबली में लाइन बनाकर अपने मेन क्लास की तरफ जा रही है, ये क्या है? एक स्ट्रीम। रिसर्च में जो
ग्राउंड आपको दिखाई देगा, वो क्या है? टर्बुलेंस। याद रहेगा। अब टर्बुलेंस देखना, जब नदी की टर्बुलेंस आती है जो रेनी सीजन में आती है, वो ऐसी आती है, ये टर्बुलेंस है। हर पीछे वाली जो वेव है वो आगे बढ़ना चाह रही है, ठीक है, तो ये टर्बुलेंस आ गई। अच्छा, अगर आप में से कभी कोई गया होगा ये राफ्टिंग वगैरह में, तो वो कहता है रैपिड आने वाला है, ठीक है। वो जो रैपिड होता है वो किस वजह से होता है? बीच में कोई पत्थर आ गया, उसके फ्लो को तोड़ दिया उसने। जो नदी नॉर्मल बह रही थी, बीच में पत्थर आ गया, उसने क्या करा? उस फ्लो में बाधा बन गया, ठीक है। क्या बन गया? एक ओपेक बन गया। अब वो उसको रोक रहा है, तोड़ रहा है, उस स्ट्रीम को तोड़ रहा है। किसको तोड़ रहा है? अच्छा, अब मैं आपसे कहूं क्या लाइट की भी स्ट्रीम होती है? हाँ। क्या लाइट की स्ट्रीम तोड़ सकते हो? हाँ। क्या करके? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल के। आपने कहा भैया ये लाइट आ रही थी सीधी सीधी, हमने बीच में एक ब्लॉक लगा दिया, पानी का कंटेनर रख दिया, ग्लास का ब्लॉक लगा दिया, तो जो लाइट हमारी सीधी ऐसे स्ट्रीम कर रही थी, वो फिर अगली बार यहां से निकलेगी। तो क्या आप इसकी भी स्ट्रीमिंग को बिगाड़ सकते हो? तो आप क्या बदलते हो? पता है आपको क्या बदलते हो? सिर्फ वेलोसिटी। जब मीडियम चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज होती है लाइट की, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है। बात ठीक है गलत है प्राची? तो हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी? फ्लो की। तो फ्लो के अंदर अपने आप ही बात आ गई स्पीड की। अगर स्पीड कांस्टेंट है, रेगुलर है, स्टेडी है, तो वो स्ट्रीम है। अगर वो स्टेडी नहीं है, रेगुलर नहीं है, इररेगुलर है, तो वो टर्बुलेंस है, ठीक है। अच्छा, अब एक वर्ड और देखो सारे बच्चे, क्या लिखा है? लेमिना। लेमिना का मतलब क्या होता है? परत। मैं बता चुका हूं आपको, शीट। लेमिनेशन वर्ड आपने पढ़ रखा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम कई चीजों पे अपने जो भी ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज होती है, इन पे लेमिनेशन कराते हैं। तो लेमिनेशन, एक परत ही तो चढ़वाते तुम उसके ऊपर, प्रोटेक्टिंग लेयर। तो वो क्या है? लेमिनेशन। लेमिना क्या है? एक परत। तो क्या ये परतें हैं? अगर आप इसको देखते हो तो आप कहोगे हाँ भैया ये तो ऐसा लग रहा है सारी परतें रुकी हुई हैं। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल बनाने की कोशिश की है। अगर इसको साइड से देखोगे तो ऐसे दिखेंगे, गलत लगे तो टोक देना, ठीक। लेमिना समझ में आ गया? अच्छा, अब आपने कहा कि भैया कोई तो लिमिट होगी स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंस फ्लो को अलग करने की, है ना? कोई लिमिट होगी भाई, इससे कम वाला स्ट्रीमलाइन, इससे ज्यादा वाला टर्बुलेंस, ठीक है। तो हमने कहा इसको समझाएं किससे? वेलोसिटी से, डेंसिटी से, विस्कोसिटी से। विस्कोसिटी वर्ड मैं आपको थोड़ा बहुत पीछे बता चुका हूं। अब जरा ध्यान देते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लो ऑफ लिक्विड। पहला फैक्टर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी असर डालती है कि कैसा फ्लो होगा। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी को ईटा से दिखाते हैं, डेंसिटी को आप चाहो तो रो से दिखा सकते हो। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड की टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, इसको आप चाहो तो वीटी से दिखा सकते हो, ठीक। चलो हम बात करते हैं इसके बारे में। तो पहले तो बात आई कि इन सब, और एक और चीज रह गई, डायामीटर या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। डायामीटर ऑफ वेसल और पाइप जहां से वो लिक्विड आ रहा है। और डायमीटर की जगह आप क्या लिख सकते हो? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब एरिया नहीं होता, मोटाई होता है। जैसे ये एक पाइप है, इसका डाया अलग है
इससे, दोनों में डाया का फर्क है। तो आप कहोगे भैया अगर आप डाया कम करते हो ना तो प्रेशर तेज लगता है, पानी तेजी से बाहर आता है, तो स्ट्रीमलाइन का टर्बुलेंस में कन्वर्ट होना बढ़ जाता है। अच्छा, आपने कभी स्कूटी साफ करने वालों को देखा है? उनके हाथ में जो पाइप होता है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा होता है, छोटा सा होल होता है, वहां से निकलती है, ठीक है। या आप जो होली में पिचकारी यूज करते हो उसके होल के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। तो उस होल से उससे पता चलेगा, उस एरिया से। तो इसका मतलब आप कहोगे भैया फिर से वही वाला कंसेप्ट आ गया हमारा, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ये लगने लग गया जब फ्लो हो रहा है, और जब फ्लो नहीं हो रहा था तब क्या लग रहा था? प्रेशर इक्वल्स टू एच रो जी। जब वो चल ही नहीं रहा था तो हाइट पे डिपेंड करता था या डेप्थ पे। अब जब चल रहा है तो वो इस पे डिपेंड करता है वो कहां से निकल रहा है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है। गलत लगे तो मुझे टोक देना। हाँ जी, ऊपर लिखी हुई है ना बेटा, स्पीड, विस्कोसिटी, डेंसिटी, सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इन सबको समझाने के लिए हमने एक कांस्टेंट निकाला। अभी इस कांस्टेंट को मैं आपको एनसीईआरटी से बताऊंगा। नाम है रेनॉल्ड नंबर। आर एन से दिखा दो, खाली एन से दिखा दो, रेनॉल्ड नंबर, ठीक है। केसेस आएंगे, आ रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या क्या केसेस आएंगे। देखो अब यहां पर सबसे पहले तो उसने बात की स्ट्रीमलाइन फ्लो की, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में एनसीईआरटी हमें क्या बता रहा है? ये वैसा लगता है जैसे कोई लिक्विड कांस्टेंट या लगभग जीरो वेलोसिटी चल रहा, ठीक है। अच्छा ये देखना, ये स्ट्रीमिंग कैसी हो रही है, एक के पीछे एक पार्टिकल लगा हुआ है, ऐसे दिखा लो आप, या ये पार्टिकल देखो, ठीक है। अब देखो स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है? इट इज डिफाइंड एज अ कर्व whose tangent at any point is in the direction of fluid velocity at that point। वो किस डायरेक्शन में होगी? जिस डायरेक्शन में टेंजेंशियल होगी, जिस डायरेक्शन में उसका लिक्विड फ्लो कर रहा है। टेंजेंशियल मतलब वो जो कर्व्स बनाई थी पीछे, वो ये रही, ये टेंजेंट दिखाई दे रहा है आपको, ये पी, ये आपको डायरेक्शन दे रही है किसकी? उन पार्टिकल्स की जो स्ट्रीमलाइन फ्लो में बह रहे हैं या स्ट्रीम कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसमें ये यहां क्या बताता है इस सेक्शन में? ये क्या है? वो कहता है भैया अगर आप ये कहो कि यहां से जो पानी एंटर कर रहा था या जो यहां से पानी एग्जिट कर रहा है, ठीक है, वो सेम है। इसे कहते हैं मास एंटर इज इक्वल्स टू मास एग्जिट। आगे जाके हम इसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का नाम दे देंगे, ठीक है। तो यहां कहता है रो पी पॉइंट पर कितनी है? रो पी। ए पी पॉइंट पे कितना है? एरिया। और वी पी पॉइंट पे क्या है? वेलोसिटी, ठीक है। टी पी पॉइंट पे क्या है? टाइम पीरियड। ये यहां पे डेल्टा होना चाहिए था, मिसप्रिंट हो गया गलती से। अब ठीक है, ये डेल्टा टी है। अब आप कहोगे भैया ये इक्वेशन आई कहां से? आ जाओ जरा, इस फिगर को उठा लो। देखो इस फिगर को मैं यहां लेके जा रहा हूं, नॉन नंबर से पहले समझाना पड़ेगा इसको। मास एट पॉइंट P is equals to mass at point R which is equals to mass at point Q। अगर ऐसा है तो मास धीरे धीरे चल रहा है। मास को आप कह सकते हो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम P पॉइंट पे, डेंसिटी P पॉइंट पे, वॉल्यूम R पॉइंट पे,
डेंसिटी आर पॉइंट पे, वॉल्यूम क्यू पॉइंट पे, डेंसिटी क्यू पॉइंट पे। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया सेम नहीं है, देख लो ऊपर, क्या यहाँ पे आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम दिख रहा है? नहीं। एरिया पी पॉइंट पे, लेंथ पी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, एरिया, लेंथ, डेंसिटी। अब वो कहता है आप लेंथ को लिख सकते हो वेलोसिटी इनटू टाइम। ये जानते हो वेलोसिटी इनटू टाइम वाला फॉर्मूला? हाँ जी, वेलोसिटी इनटू टी टाइम। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूं, वेलोसिटी सेम है, क्यों? स्ट्रीमलाइन फ्लो है। अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो ना हो तो वेलोसिटी सेम, वेलोसिटी सेम है लेकिन टाइम पीरियड सेम लेंगे तो वेलोसिटी को सेम नहीं ले सकते। रुक जाओ, वेलोसिटी पी पॉइंट पे अलग है, लेंथ को मैंने वेलोसिटी इनटू टाइम लिया, टाइम कांस्टेंट ले लिया। लेकिन तीनों में लिक्विड एक ही है क्या? अगर लिक्विड एक ही है तो डेंसिटी क्या होगी? सेम होगी। तो एक काम करो, डेंसिटी को सेम करके काट दो, तो बचेगा क्या? टाइम तो अपने आप कट रहा है। एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी एट पॉइंट पी क्यू आर। तो आप क्या कह सकते हो, ये है क्या एरिया इंटू वेलोसिटी? एरिया और वेलोसिटी इक्वेशन दे रही है आपको कंटिन्यूटी की। अगर एरिया बदला तो वेलोसिटी बदलेगी, एरिया नहीं बदला तो वेलोसिटी सेम रहेगी। क्या ये डेंसिटी पे डिपेंड करेगी? नहीं। क्या ये टाइम पे डिपेंड करेगी? नहीं। सिर्फ एरिया पे वेलोसिटी डिपेंड कर रही है। वो भी कैसे? आप ये कह सकते हो कि इससे मुझे ये पता चला है कि एरिया इनटू वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन इधर इट इज एट पी पॉइंट, क्यू पॉइंट, आर पॉइंट, कोई सा पॉइंट, ठीक है, ये सेम रहेगी। तो आप कहोगे कि भैया यहां से पता चल गया एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोटाई वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पे। बात ठीक है? चल सकते हैं आगे? तो अब हमने यहां पर जो देखा उससे हमें पता चला कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में ये फॉर्मूला लगता है, इसे क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब मैंने आपसे बात करी रेनॉल्ड नंबर की, जो अभी पीछे मैं छोड़ के आया था। एक बार फिर से देख लेते हैं, एनसीईआरटी में कोई टॉपिक ना रहा हो। बायोन फोर्स अभी नहीं कराऊंगा। रेनॉल्ड नंबर क्या बताता है? रेनॉल्ड नंबर ये बताता है कि फ्लो कैसा है, स्ट्रीमलाइन या टर्बुलेंट। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या है? आर इज इक्वल्स टू रो वी डी बाय ईटा। रो वी डी बाय ईटा। यहां पर रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वी है वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, डी डायामीटर और ईटा विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि भैया यहां पर जो रेनॉल्ड नंबर है वो हमें डेंसिटी, वेलोसिटी, डायमीटर और विस्कोसिटी से बताता है कि लिक्विड कैसा होगा। अगर रेनॉल्ड नंबर
2000 या 2000 से कम है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो। 2000 से 3000 के बीच में, अब एनसीईआरटी इसको नहीं लेता, एनसीईआरटी स्ट्रीमलाइन और लैमिनर को एक ही फ्लो बताता है। 2000 से ज्यादा 3000 से कम है तो है लैमिनर, और अगर 3000 से ज्यादा है तो 3000 एंड अबव तो टर्बुलेंट। टर्बुलेंट बोल लो या टर्बुलेंस बोल लो, ठीक है। तो यहां पर आपका फ्लो टर्बुलेंस दिखाएगा जब वो 3000 से ज्यादा होगा। तो रेनॉल्ड नंबर किससे निकालोगे आप? इससे। ये कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड है वो 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया, ठीक है, रेनॉल्ड नंबर के हिसाब से। इसके बाद बारी आती है स्टोक्स लॉ की। ये है क्या बताता हूं मैं आपको। स्टोक्स लॉ क्या कहता है? जो फोर्स है वो डिपेंड करती है रेडियस ऑफ पार्टिकल, बोल लो, जो किसी फ्लूइड में फ्लो कर रहा है। मैं यहां बॉब बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर हम एक लोहे की बॉल लेंगे, एक लोहे का छर्रा, इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, जिसमें वो फ्लो करेगा। टर्मिनल वेलोसिटी, जब हम उस बॉब की जब लोहे की बॉल को छोड़ते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है 0। छोड़ने का मतलब है ड्रॉप करना। फिर वो एक मैक्सिमम वेलोसिटी तक जाती है जिसके बाद वो उसी से चलती रहती है। उस मैक्सिमम वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। आपने क्वेश्चन किया था ये 6th या 5th चैप्टर में कि एक पानी की ड्रॉप ऊपर से गिरती है और वो 0 से लेके मतलब 5500 मीटर की ऊंचाई पे गिरती है, और जब तक 250 मीटर आता है तब तक तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, फिर स्टेबल हो जाती है। जब स्टेबल हो जाती है तब उसे टर्मिनल वेलोसिटी मिल जाती है। तब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? टर्मिनल वेलोसिटी मिल जाती है। तो आप कहोगे भैया यहाँ जो फोर्स है ना वो डिपेंड कर रहा है ईटा पे, आर पे और वेलोसिटी पे। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट आता है, वो है ये। इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालना है आपको? डायमेंशनली, जो हमने लेसन नंबर 2 में पढ़ा था, ठीक है। मैं जगह छोड़ रहा हूं, खुद करना। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं ये दिखता कैसा और कहां होता है, इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ये आपके स्कूल में होगा भी, अगर स्कूल खुले तो। एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, मान लो हम एक 1 मीटर लंबी टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है। आपको स्कूल में ऐसे ही कराया जाएगा। एक आप बेंच लोगे, ठीक है, उसके ऊपर एक 1 मीटर लंबी टेस्ट ट्यूब लगा दोगे, रख दोगे ऊपर, और इसके अंदर एक गाढ़ा लिक्विड भरोगे। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पूछा जा सकता है कि इसके अंदर ग्लिसरीन क्यों भरा। ग्लिसरीन इसके अंदर इसलिए भरा है क्योंकि वो गाढ़ा होता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने इस पे एक रबर बैंड लगा दिया यहां पर, एक लेंथ मेजर करने के लिए। लेंथ ले ली तकरीबन 50 सेंटीमीटर। हम ये देख रहे हैं कि इसको इतनी लेंथ ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। और यहां से एक शूट बॉल छोड़ते हैं, वही लोहे की बॉब, जो यहां से बह के जाती है नीचे, ठीक है। अब ये जो बॉल है जब यहां पर पहुंच जाएगी, यहां पे, तब हम स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देंगे और यहां तक देखेंगे कि कितना टाइम लगा। इससे हमें टर्मिनल वेलोसिटी प्रैक्टिकली निकालने में मदद मिलती है। तो यहां पर हमने किस चीज का यूज किया है?
लिक्विड क्या है हमारा? ग्लिसरीन। और ग्लिसरीन जो है उसकी डेंसिटी होती है तकरीबन 11 इंटू 10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर। 11.6 होती है, 11.3 होती है, ऐसी कुछ होती है। ठीक है, लिक्विड कौन सा लिया हमने? हाई डेंसिटी वाला। एक बॉब ली, इसको आप शूट बॉल बोल सकते हो, मेटल की। ठीक है, और निकाली क्या? तो आप कहोगे भैया टर्मिनल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएं? बात करते हैं, अभी तो एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया है। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे, इस एक्सपेरिमेंट में हम करेंगे। अब देखो, मान लो ये वो बॉब है जो अभी ऊपर केस लिया था जिसका। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये नीचे की तरफ जा रही है? किस वजह से? अपने वेट की वजह से, अपने वजन की वजह से। तो नीचे की तरफ सिर्फ एक फोर्स लग रही है, वो इसका वेट है। लेकिन इसको लिक्विड ऊपर की तरफ एक अपथ्रस्ट दे रहा है। ठीक है, बायोन फोर्स, हिंदी में बोले तो उत्प्लावन बल। तो एक अपथ्रस्ट लग रहा है और एक इसकी लग रही है विस्कोसिटी से लगने वाली फोर्स, जो ही बताई थी, F = 6 पाई ईटा RB। तो एक हो गई ऊपर लगने वाली विस्कस फोर्स, एक हो गई ऊपर लगने वाला अपथ्रस्ट, एक हो गया नीचे लगने वाला वेट। तो आप कह सकते हो इक्विलिब्रियम पर फोर्स जो लग रही है अपवर्ड, वो बराबर होगी फोर्स जो लग रही है डाउनवर्ड। ठीक है, अपवर्ड फोर्स कौन सी लग रही है? वेट, वेट ऑफ बॉब। डाउनवर्ड फोर्स कौन सी लग रही है? मुझे पता है बेटा, मैं चेक कर रहा था तुम ध्यान दे रहे हो कि नहीं। अपवर्ड फोर्स लग रही है विस्कस फोर्स और अपथ्रस्ट। अब मैं आपसे पूछूं विस्कस फोर्स क्या होती है, तो आप कहोगे भैया अभी पढ़ा है हमने 6 पाई ईटा RV। लेकिन ये अपथ्रस्ट क्या है और वेट क्या है? जरा इधर आ जाओ। अपथ्रस्ट को मैंने अभी यू ही छोड़ दिया है, यू को मैं समझा रहा हूं अभी आपको। पहले समझो वेट क्या होता है। क्या वेट होता है? मास इंटू डेंसिटी, मास इंटू डेंसिटी। लेकिन डेंसिटी किसकी? बॉब की। मास ऑफ बॉब इंटू डेंसिटी ऑफ बॉब। तो मास इंटू डेंसिटी क्या हो गया आपका? वेट, वजन। ठीक है, अच्छा, लेकिन अपथ्रस्ट क्या होता है? अपथ्रस्ट बायोन फोर्स क्या होती है? मास डिस्प्लेस्ड बाय लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये आर्किमिडीज ने बताया था हमें कि भाई जितना मास डिस्प्लेस हुआ है ना, उसके साथ डेंसिटी लिक्विड की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं बॉब का मास कितना था? बॉब का मास कितना था? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी तो हमारे पास, ये डेंसिटी यहां क्यों लिख दी मैंने? एक्सेलरेशन जी, किसी ने टोका भी नहीं बेटा। मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू जी, अभी चेंज करते हैं इसको। अब मास ऑफ बॉब क्या होगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, ये डेंसिटी किसकी है? बॉब के, बॉब का जो भी मेटल है, जो इस मटेरियल का बना है, चाहे लोहे की बनी है, वॉल्यूम और इनटू, और यहां पे m डैश इनटू जी। m डैश क्या है? वॉल्यूम वही रहेगा, उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा जितना वो डूबा है।
ठीक है, लेकिन डेंसिटी अलग होगी लिक्विड की। बिल्कुल सही, मैंने कहा लिक्विड की डेंसिटी रो है। ठीक है, अब ये दोनों बातें आप पुट कर सकते हो पीछे जो इक्वेशन बनाई थी उसके अंदर। इसको बोला है इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड, और इसको उठा के पुट कर दिया इस इक्वेशन ए में। पुट वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए थी क्या, 6 पाई ईटा आर बी प्लस अपथ्रस्ट यानी कि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी। 6 पाई ईटा आर बी को तो भाई वहीं रखो, उसको उठा के उधर ले जाओ। वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी, बाहर आ रहा है वी। क्या आप जानते हो कि 4/3 पाई आर क्यूब में 4/3 पाई आर क्यूब तो बना आपका वॉल्यूम रो इंटू सिग्मा इंटू जी इज इक्वल्स टू व्हाट, 6 पाई ईटा आर बी। 6 पाई ईटा आर टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, जो जो चीजें कट रही है काट दो। वेलोसिटी को छोड़ के बाकी सारा दहेज उठा के उधर ले जाओ। क्या बचा, रो माइनस सिग्मा जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ईटा। ठीक है बेटा, कुछ बचा है तो देख लो। वहां बचा है काटने पर, यहाँ ऊपर 2 बच रहा है, यहाँ 3 बच रहा है। 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 बन जाएगा, तो 2/9 और आएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया टर्मिनल वेलोसिटी का। इसी टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूले को हम यूज करेंगे इस एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, जो मैंने फाइंड आउट किया था। बात समझ आई? इसे क्या कहते हैं, स्टोक्स लॉ। क्या कहते हैं, बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब जरा इधर आ जाओ। अब बारी आती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी स्टार्टिंग में। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है? ये कहती है अगर किसी स्ट्रीमलाइन लिक्विड को हम देखें तो उसमें मास एंटर पर सेकंड मास एग्जिट पर सेकंड के इक्वल होगा। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मास एंटर पर सेकंड मस्ट बी इक्वल टू मास, और ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। अगर आप किसी पाइप से पानी भेजोगे तो अगर एंटर का जितना कर रहा होगा उतना एग्जिट करेगा, पाइप तो वही है। अच्छा, क्या डेंसिटी सेम रहेगी? कैसा हुआ, पानी तो डाला हमने, बाहर से रूह अफ़ज़ा निकल रहा है, रिफाइंड ऑयल निकल रहा है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो डेंसिटी सेम रहेगी। यहाँ पर क्या क्या चीजें सेम रहेगी उस पर ध्यान देंगे। मास एंटर पर सेकंड को हमने बोल दिया m1, एग्जिट पर सेकंड को बोल दिया m2। ठीक है, मास को आप लिख सकते हो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और क्या ये डेंसिटियां अलग है या सेम है? तो ये तो कट जानी चाहिए। वॉल्यूम को आप लिख सकते हो एरिया इनटू लेंथ। लेकिन ये तो लेंथ पर सेकंड था, तो लेंथ पर सेकंड क्या होता है, वेलोसिटी। तो आप इसको कह सकते हो कि ये वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहो तो यहां लिख लेना, बट फॉर पर सेकंड लेंथ क्या बन जाएगा आपका। और अगर आपका नहीं भैया हम तो टाइम से डिवाइड करके दिखाएंगे, तो वो दिखा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कॉन्सेप्ट पे। अब आप कहोगे कि
हमने यहाँ से पानी भेजा था तो पानी ही दूसरे वाली जगह से निकलेगा, तो डेंसिटी कट जाएगी, बचेगा क्या, एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एरिया इंटू, गलत लगे तो टोको, तो आप कह सकते हो एरिया इंटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट और एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, गलत है, काम बन गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। इसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। लेकिन ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस तरीके के पाइप पे दिखाई देती है, ऐसे पाइप पे, क्या एरिया अलग है, हाँ जी दिख रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसा कर, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक चीज का डिफरेंस नहीं दिखाना चाहता, वो है हाइट का डिफरेंस, अभी नहीं दिखाना चाहता। हाइट के डिफरेंस को दिखाने के लिए फिर मैं इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को बर्नौली की इक्वेशन में कन्वर्ट कर दूंगा। यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1, यहाँ पे मास जो एंटर कर रहा है वो है M1, यहाँ वेलोसिटी है V1, ठीक है। यहाँ से जो मास एग्जिट कर रहा है वो है M2, मास तो इक्वल है लेकिन आपने एरिया छोटा कर दिया, तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और ये आपने देखा है। अब जब आप पाइप से गाड़ी को या स्कूटी को वॉश करते हो तो आप, अगर आपको उसकी स्ट्रीम को तेज करना होता है तो आप उसके आगे अंगूठा लगा देते हो, ठीक है, या उसके जो भी आपका पाइप होता है उसको दबा देते हो, जिससे वो जो स्ट्रीम है वो तेज निकले, गश आउट करते हुए निकले, ठीक है। तो आप कहोगे कि भैया उससे होगा क्या, एरिया कम करने से स्पीड तेज हो जाएगी, तो यहाँ रिलेशन एरिया और वेलोसिटी का इनवर्स है, यही कहा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ने, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर हम पाइप को ऊंचा करें तो पाइप की जो धार होती है या जो लिक्विड जो बाहर निकल रहा है वो स्लो हो जाता है, क्या हो जाता है, अच्छा, तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर में जो नलों में पानी आ रहा है उसकी भी धार में फर्क आएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि बेटा आपके ना घर में टंकी नहीं है, आपके किस फ्लोर पे आराम से पानी आएगा, ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे, अच्छा आप फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर तक पानी कैसे पहुंचाओगे, पंपिंग करके, मोटर से, जैसे आप मोटर कह रहे हो वो मोटर पंप है, वाटर पंप है, वो पंपिंग करोगे आप उसकी, ठीक है। पहले भी हैंड पंप लगते थे, हैंड पंप मतलब हाथ से पंप, अब किससे लग रहा है, इलेक्ट्रिक पंप, पंपिंग समझते हो ना, पानी को दबा के उसको ऊपर पहुंचाओगे आप, चलो ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अब मैंने आपसे कहा कि इस चीज को हम इस तरीके से देख सकते हैं जरा देखना, अब आप बताना कि किस चीज का फर्क है यहाँ पे, क्या हाइट का फर्क है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का भी फर्क है, हाइट का भी फर्क है। मैं मान लो ये फ्लोर है, मैं यहां तक हाइट लूंगा और यहां तक हाइट लूंगा, ठीक है, ये एक हाइट, ये दूसरी हाइट, ठीक है, H1 H2, मास जो एंटर कर रहा है M1, मास जो एक्सिट कर रहा है M2, V1 वेलोसिटी V2, ठीक है। अब यहां पे आपको कंसीडरेशन लिखनी है, खुद लिख लेना, क्या है, कंसीडर मास एंटर is equals to m1, exit is equals to m2, velocity of liquid at point P is equals to v1, velocity of liquid at point Q is equals to v2, height h1 h2, ये लिख लोगे, हैं, कोई बहुत बड़ी बात तो करी नहीं है, तो ये सारी बातें लिख लेना। फिर हम पहुंचते हैं यहां पर, तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को ही ड्राइव करेंगे, ठीक है, कंसिडरेशन यहां तक लिख लेना, जब नोट्स बनाऊंगा तो मैं लिख के दे दूंगा आपको। पहले आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ही निकालोगे, यानी कि मास एंटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, यहां पे सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके क्या आता है,
v1 यानी कि वेलोसिटी इंटू a1 इज इक्वल्स टू v2 a2। ये है क्या, तुम जानते हो ये है क्या? ये है वॉल्यूम पर सेकेंड। क्या है ये? क्योंकि वेलोसिटी है लेंथ अपॉन में टाइम, और लेंथ इनटू एरिया क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम अपॉन में टाइम क्या है? वॉल्यूम पर सेकेंड। ठीक, तो ये एक इक्वेशन हमने यहाँ पे ली, ये पहला काम हुआ हमारा। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की। अब थोड़ा ध्यान देना, 3 हिस्सों में बात करूंगा मैं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सम ऑफ एनर्जी बन गई मैकेनिकल एनर्जी। और उसने मुझे करके दिया काम, किसकी फॉर्म में? प्रेशर की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? ठीक है, चेंज इन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल will be converted into work done in term of pressure। ठीक है, तो मैंने आपसे बात करी काइनेटिक एनर्जी की, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ले ली एक फाइनल काइनेटिक एनर्जी ले ली। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1 स्क्वायर, और ये हाफ m v2 स्क्वायर। मैं m चेंज नहीं कर रहा, चाहो तो आप m1 m2 लिख लो बाद